हेलो एवरीवन, आज हम आपको जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है अनब्रोकन। ये लुइस ज़ैम्पेरिनी के जीवन की सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिकन एयरफोर्स को दिखाया जाता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है और अमेरिका जापान पर हमला कर रहा होता है। अब हमें अमेरिकी सेना के एक बॉम्बार्डियर को दिखाया जाता है जिसका नाम लुइस होता है। वो पायलट से कहता है, दरवाज़ा खोलो, मैं बॉम्ब गिराने को तैयार हूँ। पायलट दरवाज़ा खोल देता है और वो दुश्मनों पर बॉम्ब गिराकर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें 8 साल के लुइस को दिखाया जाता है जो बहुत शरारती होता है और किसी की भी बात नहीं सुनता। वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, पर इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता क्योंकि वो ये सब छुप कर करता है। एक दिन जब वो छुप कर शराब पी रहा होता है तो उनके पड़ोस का ऑफिसर उसे देख लेता है और वो उसके घर वालों को बताता है कि आपका बेटा साइड में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। लुई के फादर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसकी खूब पिटाई करते हैं, पर इस सब का लुई पर कोई भी असर नहीं होता। वो वही करता है जो उसका मन कहता है। लुई का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम पीट होता है। एक दिन जब लुई कुछ गलत काम करके भाग रहा होता है तो उसका भाई देखता है कि लुइस बहुत तेज भागता है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक रनर बन सकता है। इसलिए वो लुई को रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है और उसे प्रैक्टिस कराता है। लेकिन लुइस अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। पर उसका भाई उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि अगर तुम झेल सकते हो तो तुम खेल सकते हो। तुम दूसरों से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर वो 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो तुम 7 घंटे प्रैक्टिस करो और फिर देखना तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लुइस कहता है कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, पर उसका भाई उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर सकते हो। और अब वो प्रैक्टिस करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन लुई एक रेस में दौड़ता है और वो सबसे पीछे होता है। तभी उसका भाई उसे मोटिवेट करता है और लुई उस रेस में बहुत अच्छी रनिंग करता है। अब कुछ सालों के बाद लुई बड़ा हो जाता है और वो एक रेस में पार्टिसिपेट करता है जिसमें लुई सबसे आगे होता है और रेस में फर्स्ट आता है। अब एक और रेस होती है जिसमें लुई बहुत तेज भागता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी भी हाई स्कूल के लड़के ने 4 मिनट में 1 मील की दूरी नहीं तय की होती और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है और इसी के बिहाफ पर उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। और जब वो ओलंपिक के लिए जा रहा होता है तो वो अपने भाई से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसका भाई मजाक में कहता है कि मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता। लुई कहता है कि मैं जानता हूँ मैं इस बार नहीं जीतूंगा, पर अगले ओलंपिक में मैं ज़रूर जीतूंगा। उसका भाई कहता है टोक्यो, तो वो कहता है हाँ। और अब उसका भाई उसे गुड बाय बोलता है और कहता है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। और अब लुई ओलंपिक के लिए निकल जाता है। वहाँ वो 5000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करता है। रेस शुरू हो जाती है और लुई पूरी रेस में सबसे पीछे होता है। उसके फैमिली मेंबर्स रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे होते हैं और वो सभी लोग उदास हो जाते हैं। उधर आखिरी लैप शुरू हो जाता है जिसमें लुई अपना कमाल दिखाता है और वो 56 सेकंड में उसे कंप्लीट कर देता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। ये देखकर स्टेडियम में सभी लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। और अब लुई का सपना होता है कि वो अगले ओलंपिक में जो 1940 में जापान में होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करे और अपने देश के लिए मेडल लेके आए। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी जिसकी वजह से ओलंपिक को कैंसिल करना पड़ा। और अब लुई अमेरिकी सेना में एक बॉम्बार्डियर है। अब कहानी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो वापस लौट रहे होते हैं पर तभी दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि वो उन्हें मार देते हैं, पर इस हमले में उनके प्लेन को बहुत नुकसान पहुंचता है। उनके हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। हालांकि वो अपने प्लेन को सुरक्षित लैंड करा देते हैं, पर उनके प्लेन का एक टायर पूरी तरह से फट जाता है। पर अच्छी बात ये होती है कि किसी को भी चोट नहीं लगी होती। और अब हमें लुइस को दिखाया जाता है जो रनिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि अगली बार जब ओलंपिक हो तो वो उसमें मेडल लेके आए। अब पीछे से जीप में उनकी टीम के कुछ क्रू मेंबर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक मिशन पे जाना होगा। वो बताते हैं कि BS-24 बॉम्बर प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया है और हमें उसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करना होगा। इसलिए ये लोग उनको ढूंढने के लिए समंदर में निकल जाते हैं।
पर तभी उनके प्लेन में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल प्लेन के इंजन्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उन्हें समंदर में ही लैंड करना पड़ता है और लैंडिंग के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। पर लुइस, मैक और फिल बच जाते हैं। यहाँ पर इनके पास सिर्फ 2 एयरबोट होती हैं और खाने के लिए कुछ चॉकलेट। लुइस कहता है कि हम एक पीस सुबह खाएंगे और एक पीस शाम को खाएंगे और हमें इसे कई दिनों तक चलाना होगा। अगले दिन वो एक प्लेन को देखते हैं और फायरिंग करते हैं, पर वो प्लेन उन्हें नहीं देख पाता। अब लुइस चॉकलेट के पैकेट को देखता है जिसमें चॉकलेट नहीं होती। दरअसल मैक ने सारी चॉकलेट खा ली होती है, जिससे लुइस को बहुत गुस्सा आता है। मैक कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लुइस कहता है कि इससे फर्क पड़ता है। और अब उन्हें यहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं। पिछले 3 दिनों से ना इन्होंने पानी की एक बूंद पी है और ना ही खाने का एक निवाला खाया है। ये भूखे होते हैं और प्यासे भी। अब एक दिन इनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठता है और वो इनके लिए खाना है। ये तीनों उसे पकड़ लेते हैं और एक ब्लेड से काट कर उसका मांस खाने लगते हैं, पर वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता और वो वहीं पर उल्टियाँ करने लगते हैं। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसके मांस को चारा बनाकर मछलियाँ पकड़ेंगे। अब वो मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनके कांटे में एक मछली फंस जाती है और वो उसे खाने लगते हैं। आज कई दिनों के बाद इन्होंने खाना खाया है। वो बहुत प्यासे भी होते हैं और उसी रात किस्मत उन पर मेहरबान होती है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो जी भर कर पानी पीते हैं और कुछ पानी जमा भी कर लेते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन समंदर में तूफान आ जाता है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं और उन लहरों में उन्हें अपनी मौत दिखाई देती है। लुइस प्रार्थना करने लगता है। लुइस कहता है कि अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। और फॉर्चुनेटली वो लोग बच जाते हैं। एक दिन ये आसमान में एक प्लेन को देखते हैं और ये फायरिंग करके उसे सिग्नल देते हैं, पर ये अमेरिका का नहीं जापान का प्लेन होता है और वो प्लेन इन पर फायरिंग करने लगता है और वो गोलियों से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं और वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। गोलियां लगने से उनकी दोनों एयरबोट खराब हो जाती हैं। हालांकि वो एक को रिपेयर कर लेते हैं, पर दूसरी नहीं हो पाती और अब उनके पास सिर्फ एक ही एयरबोट है और इस छोटी सी एयरबोट में 3 लोगों का एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब समय ऐसे ही बीतता रहता है और उन्हें यहाँ 45 दिन हो चुके हैं। भूख, प्यास और मानसिक तनाव के चलते इनके एक साथी की मृत्यु हो जाती है। वो उसकी बॉडी को पानी में बहा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके भी हौसले टूटने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने ज़रूर आएगा, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं वो उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। अब एक दिन जब ये नाव में अधमरी हालत में पड़े होते हैं तो जापानीज़ नेवी इन्हें देख लेती है और वो इन्हें एक प्रिजनर कैंप में डाल देते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लुई ओलंपिक एथलीट है, इसलिए वो लुई को बुलाते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। फिर वो उन्हें टोक्यो के लिए भेज देते हैं। ये वही शहर है जहाँ पर लुइस ओलंपिक खेलने के लिए आने वाला था। यहाँ पर लुइस अपने साथी फिल से अलग हो जाता है। उसे दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है। लुइस को जिस कैंप में भेजा जाता है वहाँ पर उसके जैसे कई और लोग होते हैं। वहाँ का जो इंचार्ज होता है उसका नाम होता है कॉर्पोरल वतनाबे। वो कहता है कि तुम सब जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जाएगा। तभी वो देखता है कि लुई उसकी तरफ देख रहा है, इसलिए वो लुई से कहता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। और जब लुई उसकी आंखों में देखता है तो वो उसे जोर से डंडा मारता है और फिर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो। और लुई देखता है और जब लुई देखता है तो वो फिर से डंडा मारता है और लास्ट में कहता है कि मेरी तरफ मत देखना। अब एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि तुम सब में से एक ओपेरा सिंगर है, एक ऑस्ट्रेलिया का शेफ है और एक ओलंपिक एथलीट है। वो कहते हैं कौन है ओलंपिक एथलीट? तो लुइस अपना हाथ खड़ा करता है और अब वो लुइस और एक आदमी की रेस कराते हैं। हालांकि लुइस एक एथलीट है, पर अब उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो रेस नहीं जीत पाता और थक कर वहीं गिर जाता है। अब वहाँ का इंचार्ज लुई को ज़ोर से डंडा मारता है और कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। दरअसल वो इस कैंप में सबसे ज़्यादा नफरत लुई से करता है, इसलिए वो कई बार उसकी पिटाई कर चुका है। अब एक दिन वहाँ रेडियो से कुछ लोग आ जाते हैं और वो लुई से कहते हैं कि तुम्हारी सरकार कह रही है कि तुम जंग में मारे गए हो, क्या तुम अपने मॉम डैड को बताओगे कि तुम जिंदा हो?
लुई उनके साथ चला जाता है और अब वो उसे रेडियो स्टेशन ले जाते हैं। लुई रेडियो पे कहता है कि मॉम और डैड, मैं जिंदा हूँ और मैं जल्दी घर आऊँगा। डैड, फिर हम शिकार पे जाएंगे। और ये कहकर बात ख़त्म होती है और अब वो लोग अपना असली रंग दिखाते हैं और वो लुई को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसमें अमेरिका के बारे में जो भी लिखा है वो तुम्हें रेडियो पर बोलना होगा और इसके बदले हम तुम्हें यहाँ पर रहने देंगे, अच्छा खाना देंगे और तुम्हें उस कैंप में वापस भी नहीं जाना पड़ेगा। पर लुई कहता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा क्योंकि इसमें अमेरिका के बारे में जो भी लिखा है वो सच नहीं है। और अब उसे कैंप वापस भेज दिया जाता है। वहाँ पर वही इंचार्ज होता है जो लुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त बनेंगे, पर जापान का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इज्जत कैसे करते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हर एक कैदी लुई को एक एक मुक्का मारेगा और अब वो एक कैदी से कहता है कि उसे मुक्का मारो, पर कोई भी उसे मुक्का नहीं मारता। इसलिए वो लुई के एक दोस्त फिल को लाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से डंडे मारने लगता है। अब लुई कैदियों से कहता है कि मुझे मारो और वो सब एक एक करके उसे पंच मारते हैं, जिससे लुई को बहुत तकलीफ़ होती है। वो वहीं गिर जाता है। और अब कुछ दिनों के बाद एक अच्छी चीज़ होती है और वो ये कि कॉर्पोरल वतनाबे उसका प्रमोशन हो गया है और वो दूसरे कैंप में चला जाता है। उसके जाने के कुछ दिन के बाद कैंप पर अमेरिकी सेना बमबारी कर देती है, जिससे कैंप को बहुत नुकसान होता है और अब ये कैदी यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए उनको दूसरे कैंप में ले जाया जाता है। और यहाँ का जो इंचार्ज होता है वो और कोई नहीं बल्कि कॉर्पोरल वतनाबे होता है। लुई उसे देख के गिर जाता है, पर उसका साथी उसे संभाल लेता है। वो इंचार्ज कहता है कि तुम सब जापान के लिए काम करोगे और जो काम नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। वो लुई से कहता है कि मेरी आंखों में देखो, लेकिन लुई नहीं देखता और फिर वो उसके सर पे ज़ोर से डंडा मारता है। यहाँ पर उनसे बहुत हार्ड काम करवाए जाते हैं। ये नाव में कोयला लोड करते हैं। एक दिन एक ऑफिसर लुई को धक्का दे देता है, जिससे लुई के पैर में चोट लग जाती है। उसे बहुत दर्द होता है और अगले दिन लुई आराम करने के लिए कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, पर तभी एक ऑफिसर उसे देख लेता है और वो उसे इंचार्ज के पास ले जाता है। वो कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है। इंचार्ज उसे एक लकड़ी उठाने के लिए कहता है, जो कि बहुत भारी होती है। हालांकि लुई के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसे उठा लेता है। अब इंचार्ज कहता है कि इसे सर के ऊपर उठाओ। लुई उसे उठा लेता है और अब वो अपने लोगों से कहता है कि अगर ये इसे गिरा दे तो इसे गोली मार देना। वो लकड़ी बहुत भारी होती है और लुई के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो लकड़ी धीरे धीरे नीचे आने लगती है। वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं सब रुक जाते हैं और लुई को देखने लगते हैं। और अब लुई अपनी पूरी जान लगा देता है और उस लकड़ी को उठाकर जोर से चिल्लाता है। और अब वो कॉर्पोरल वतनाबे की आंखों में देखता है। यहाँ पर लुई ने अपने डर को जीत लिया है। इन सभी एक्सपीरियंस ने उसके अंदर के डर को बाहर निकाल दिया है। कॉर्पोरल वतनाबे उससे कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो। वो उसे पीटना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत सारे पंच मारता है। वो उसे इतना मारता है कि वो भी थक के वहीं गिर जाता है। और अब लुई को अपने भाई की कही एक बात याद आती है, यानी कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। और अब उसे ये बात समझ आ गई है। पूरी रात लुई वहीं पड़ा रहता है और अगले दिन उन सब से कहा जाता है कि लड़ाई अब ख़त्म होने की कगार पे आ गई है और हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी होकुरा नदी में नहाएं। सबको लगता है कि अब उन्हें मार दिया जाएगा और अब वो सब होकुरा नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें दूर से एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है और जब वो पास आता है तो वो देखते हैं कि वो उनके देश अमेरिका का प्लेन होता है, यानी कि लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। और अब वो सब बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। प्लेन से उन्हें खाने के लिए सामान दिए जाते हैं, पर लुई वहाँ पर नहीं होता। वो कॉर्पोरल वतनाबे के कैबिन में जाता है, पर वो वहाँ से जा चुका होता है। लुई उससे पूछना चाहता था कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करता था। अब लुई अपने वतन वापस आ जाता है और सबसे पहले वो अपने देश की ज़मीन को चूमता है और फिर अपने लोगों से मिलता है। वहाँ पर उसके मॉम, डैड और उसके भाई होते हैं, जो उसे देख के बहुत खुश होते हैं। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि लुई की शादी हुई और उसके 2 बच्चे हुए। अपने विश्वास से प्रेरित होकर लुई ने ये जाना कि आगे बढ़ने का रास्ता बदला नहीं, क्षमा है। वो जापान लौटा और जिन लोगों ने उसे बंदी बनाया था उनसे सुलह किया।
पर उनका जो इंचार्ज था कॉर्टल वतनाबे, उसने उससे मिलने से मना कर दिया। लुई ने 80 साल की उम्र में अपना ओलंपिक में दौड़ने का सपना पूरा किया। वो ओलंपिक की मशाल लेकर टोक्यो में दौड़ा। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।